नेपाल में तख्ता पलट पूरा हो चुका है, मगर असली कहानी अभी बाकी है। 9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा सौंप दिया। उनसे पहले कैबिनेट के 3 सीनियर मंत्री कुर्सी छोड़ चुके थे। नेपाल में पिछले 2 दिनों से जेन ज़ी प्रोटेस्ट चल रहा है। वहां नौजवानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। प्रोटेस्टर्स का दावा है कि उनका प्रदर्शन भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ है, लेकिन इसकी तात्कालिक वजह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन से जुड़ी थी। पिछले हफ्ते नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया था। इनमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब भी शामिल थे। नेपाल सरकार पिछले 1 साल से इन प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही थी। वे साइबर क्राइम, फेक न्यूज, हेट स्पीच और प्रोपेगेंडा पर लगाम लगाने की बात कर रहे थे। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट भी इससे सहमत थी। इसी आधार पर सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को एक अल्टीमेटम दिया। उनसे कहा गया कि डेडलाइन से पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, एक ऐसा अफसर नियुक्त करिए जो हमारी शिकायतों का समाधान करे, और जिस कंटेंट को हम फ्लैग करेंगे उसको तुरंत हटाना होगा। इस आदेश के 2 पहलू हैं। पहला, आप इसको फ्री स्पीच पर हमला कह सकते हैं। इसके जरिए सरकार आलोचकों का मुंह बंद कर सकती है। जो कंटेंट सरकार को पसंद नहीं आया उसको हटवा सकती है। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर भी गौर करना चाहिए। सोशल मीडिया कंपनियां जहां से भी ऑपरेट करती हैं, उन्हें वहां का कानून मानना होता है। जैसे मेटा, गूगल या एक्स ये नहीं कह सकते हैं कि हम अमेरिका का कानून नहीं मानेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आसमान से नहीं टपके हैं, उन्हें कोई ना कोई इंसान ही चलाता है। उनके अपने व्यापारिक और राजनीतिक हित होते हैं, इसीलिए उनको न्यूट्रल समझना बड़ी भूल होगी। कुछ उदाहरणों से समझिए। 4 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक लीडर्स को डिनर पर बुलाया। इसमें मेटा के मालिक मार्क जकरबर्ग, गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन, ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, एप्पल के सीईओ टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और सुंदर पिचाई जैसे लोग पहुंचे थे। लेकिन ट्रंप के सामने सबकी घिघी बंधी हुई थी। कोई भी ट्रंप को नाखुश नहीं करना चाहता था। इमेजिन कीजिए, क्या कोई भी प्लेटफॉर्म ट्रंप सरकार का आलोचक दिखने की हिमाकत कर सकता है? जिन मार्क जकरबर्ग की कंपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम ने कैपिटल हिल दंगे के बाद ट्रंप को बैन किया था, उन्होंने न सिर्फ बैन हटाया बल्कि जुर्माना भी दिया, और अब डरे सहमे से घूमते रहते हैं। इस डिनर से एक चेहरा गायब था। एक्स के मालिक एलॉन मस्क को नहीं बुलाया गया था। वजह, ट्रंप के साथ उनके रिश्ते खराब हो चुके हैं। लेकिन जब रिश्ते अच्छे थे तब मस्क ने अपना प्लेटफॉर्म और बैंक अकाउंट ट्रंप के चरणों में रख दिया था। उनका प्लेटफॉर्म व्हाइट सुप्रीमेसी, प्रो ट्रंप प्रोपेगेंडा और एंटी कमला कैंपेन का अड्डा बन चुका था। यहाँ भी पावर सर्वोपरि है। जिस तरफ शक्ति होती है, बिजनेसेस उसी तरफ अलाइन हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर कोई कंपनी अमेरिका में नियम कानून मान रही है तो नेपाल में भी उसको मानना चाहिए। अगर वे नेपाल में फायदा कमा रही हैं या उससे लोकल लोग प्रभावित हो रहे हैं, फिर उनको नेपाल में छूट क्यों मिलनी चाहिए? आज के दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जितनी अच्छाइयां हैं, उसका स्याह पक्ष भी उतना ही खतरनाक है। एक तरफ फ्री स्पीच की बात है, दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज का खतरा भी है। साइबर फ्रॉड और मेंटल हैरेसमेंट जैसे अपराध बढ़ रहे हैं। फ्री स्पीच खत्म होने की आशंका बिल्कुल जायज है, लेकिन ये तय करना भी जरूरी है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए ना हो। हम किसी सरकार का बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे पहलू को अनदेखा नहीं किया जा सकता और ना ही करना चाहिए। नेपाल सरकार का इरादा क्या था, इस पर अलग से बहस हो सकती है, मगर कुछ कंपनियों ने डेडलाइन से पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया। इसमें चीन, सिंगापुर और नीदरलैंड्स की कंपनियां थीं, लेकिन ज्यादातर अमेरिकी कंपनियों ने डेडलाइन को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद सरकार ने 26 प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। इसी के खिलाफ नौजवानों को प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। जल्दी ही इसमें दूसरे मुद्दे भी शामिल होने लगे, जैसे भ्रष्टाचार, नेपो किड्स, बेरोजगारी, गरीबी आदि। इन मुद्दों का सीधा संबंध युवा पीढ़ी से है। दूसरी चीज, इस प्रोटेस्ट में ज्यादातर प्रदर्शनकारी 28 साल से कम उम्र के हैं, इसीलिए इनको जेन ज़ी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। शुरुआत में प्रोटेस्ट शांति से चल रहा था, फिर कुछ बाहरी लोग उनके बीच शामिल हो गए और वे सिक्योरिटी फोर्सेस को भड़काने लगे। ये बाहरी लोग कौन थे या किस पार्टी से थे, ये पता नहीं चला है, लेकिन 8 सितंबर को उन्होंने संसद में घुसपैठ करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी। फिर तो कई शहरों में हिंसा होने लगी। इनमें 19 लोग मारे गए, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। गोलीबारी की घटना ने प्रोटेस्ट को और भड़का दिया। अब प्रदर्शनकारी सरकार गिराने की मांग करने लगे। 8 सितंबर की शाम नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने रिजाइन कर दिया।
फिर भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। 9 सितंबर की सुबह प्रोटेस्टर्स संसद भवन में घुस गए। उन्होंने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घर में भी आग लगा दी। दूसरी तरफ सरकार के अंदर भी हलचल मची हुई थी। सुबह सुबह 2 और मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री ओली के पास कोई चारा नहीं बचा था। दोपहर में उन्होंने भी राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल को इस्तीफे की चिट्ठी भेज दी, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया। रिपोर्ट्स हैं कि ओली काठमांडू छोड़कर भाग गए हैं। ओली के इस्तीफे से पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन हटा लिया गया था। कुछ लोग इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच की जीत के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? शायद नहीं। ओली के इस्तीफे के बाद भी हिंसा कम नहीं हुई है। प्रदर्शनकारी अब अराजक भीड़ में तब्दील होने लगे हैं। संसद, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस हेडक्वार्टर, मीडिया चैनलों पर आगजनी हो रही है। आर्मी ने बैठकर बात करने की अपील की है, लेकिन उन्हें अनसुना कर दिया गया है। ये भीड़ नेताओं और उनके परिवार पर हमले कर रही है। कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मारपीट की खबरें भी सामने आ रही हैं। ये तो लोकतंत्र नहीं है। विरोध या नाराजगी के नाम पर इन हरकतों को जायज नहीं ठहराया जा सकता। अगर ये स्वतःस्फूर्त आंदोलन था तो फिर इसे स्वविवेक का इस्तेमाल भी करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन का सवाल अब भी वही है। हालिया प्रोटेस्ट के बाद इन कंपनियों का मनोबल बढ़ जाएगा। अब वे सरकार के वाजिब नियमों को भी दरकिनार कर सकती है। मान लीजिए इस तख्तापलट के बाद आने वाली सरकार ने उन्हें रेगुलेट करने की कोशिश की और उन्होंने इससे मना कर दिया, फिर नई सरकार क्या करेगी? वो उन पर बैन लगाएगी या उन्हें अपनी मनमानी चलाने देगी? अगर बैन लगाया तो फिर से प्रोटेस्ट का खतरा और एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब अपनी सोवरेनिटी यानी संप्रभुता छोड़ दी। थर्ड पॉइंट, नेपाल 2008 में गणतंत्र बना था। तब आधिकारिक तौर पर राजशाही खत्म हुई थी। तब से सत्ता कुछ गिने चुने नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कभी केपी ओली, कभी प्रचंड, तो कभी शेर बहादुर देउबा। पिछले 10 वर्षों से यही लोग आपस में प्रधानमंत्री की कुर्सी को बांट रहे हैं। सारा जोड़ तोड़ उन्हीं के बीच चलता रहता है। 2008 से अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन सभी पर करप्शन के गंभीर आरोप हैं। ओली पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का इल्जाम है। माधव नेपाल और बाबूराम भट्टाराई सरकारी जमीन के गबन में आरोपी हैं। प्रचंड ने यूएन से मिले पैसे में हेरफेर किया है, जबकि शेर बहादुर देउबा एयरक्राफ्ट की खरीद में कमीशन खाने का आरोप झेल रहे हैं। उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा मौजूदा सरकार में विदेश मंत्री हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने नेपाली नागरिकों को भूटानी नागरिक बनाकर अमेरिका में शरण दिलवाई। यानी कोई भी साफ सुथरा नहीं है। बहुत समय पहले डीडी नेशनल पर एक सीरियल आता था, यहाँ के हम सिकंदर। उसकी एक लाइन हमें याद रह गई, कोई दूध का धुला नहीं है, दूध किसी का धोबी नहीं है। नेपाल के नेताओं पर ये लाइन एकदम सटीक बैठती है। अब ओली तो गए, बाकी नेताओं पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में अगला विकल्प कौन होगा? फिलहाल काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह चर्चा में हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट को समर्थन दिया था। प्रदर्शनकारी उनसे आगे आने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें साफ नहीं हैं। जैसे नई सरकार का स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या वे चुनाव में जीत कर आएंगे या सीधे ओली की जगह लेंगे? प्रोटेस्ट में जितने धड़े शामिल हैं उनको एकजुट कैसे किया जाएगा? क्या नेपाल में राजशाही की वापसी हो सकती है? नई सरकार भारत के लिए कितनी सुगम होगी? ऐसे कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर मिलना भी बाकी है, और जब तक हिंसा खत्म नहीं होती तब तक किसी जवाब की उम्मीद बेईमानी होगी। कई लोग ओली के इस्तीफे को भारत के लिए अच्छा संकेत बता रहे हैं। ओली ने भारत के कई इलाकों को नेपाल के नक्शे में शामिल किया था। वो समय समय पर भारत विरोधी बयान देते रहते थे। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वो एक बार भी भारत नहीं आए, जबकि ज्यादातर नेपाली प्रधानमंत्री पहले विदेश दौरे पर भारत आते रहे हैं, लेकिन ओली कटे कटे से रहने लगे। उनके जाने से भारत को नेपाल में एज मिल सकता है, लेकिन ये महज एक हाइपोथेसिस है। जब तक नई सरकार की सूरत और नियत पता नहीं चलती तब तक कोई भी दावा करना सही नहीं होगा। वैसे ओली दिसंबर 2025 में कुर्सी छोड़ने ही वाले थे। उनके बाद अगले 18 महीने शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री होते। देउबा को प्रो इंडिया माना जाता है, लेकिन अब उनकी सरकार का कायम रहना मुश्किल लग रहा है। एक और बात, नेपाल और भारत के संबंध सदियों पुराने हैं। जैसा ओपन बॉर्डर दोनों देशों के बीच है, उसका दूसरा उदाहरण शायद ही आपको मिलेगा। अगर वहां अशांति या अस्थिरता फैलती है तो भारत के लिए भी ये चिंता की बात है। भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कई इंडियन एयरलाइंस ने नेपाल की फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। ये तो हुई नेपाल प्रोटेस्ट की कहानी। इन सब के बीच एक पैटर्न पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी है।
सोशल मीडिया की वजह से पहला बड़ा प्रोटेस्ट दिसंबर 2010 में हुआ था, जब ट्यूनीशिया में एक दुकानदार ने आग लगा ली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसकी वजह से पूरे ट्यूनीशिया में प्रोटेस्ट होने लगे। इसके चलते 23 साल से शासन चला रहे बेन अली को जाना पड़ा। ये अरब स्प्रिंग की शुरुआत थी। ट्यूनीशिया के बाद कई अरब देशों में प्रोटेस्ट हुए। लीबिया, इजिप्ट और यमन में तो सरकार बदल गई, जबकि सीरिया में एक लंबा सिविल वॉर शुरू हो गया। आज के दिन इनमें से कोई भी देश स्थिर नहीं है। लीबिया में 2 सरकारें चल रही हैं, उनके बीच लड़ाई चलती रहती है। सीरिया में एक पूर्व आतंकवादी राष्ट्रपति बन चुका है। इजिप्ट में नए सिरे से तानाशाही पनप रही है और यमन में अभी भी सिविल वॉर हो रहा है। जहां भी अरब स्प्रिंग सफल माना गया, वहां नई मुसीबतों ने घर बना लिया। लेकिन इसमें वेस्ट को फायदा मिला। पुरानी सरकारों की तुलना में नया शासक उनका वफादार साबित हुआ, भले ही वो तानाशाह या आतंकवादी ही क्यों ना हो। अरब स्प्रिंग के बाद 2013 में यूक्रेन में यूरो मैदान क्रांति हुई, जिसमें रूस समर्थक राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। अगला बड़ा प्रोटेस्ट 2022 में श्रीलंका में हुआ, जिसमें प्रो चाइना राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्सा को कुर्सी छोड़नी पड़ी। फिर अगस्त 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोलती थीं और अब नेपाल में प्रो चाइना प्रधानमंत्री केपी ओली को जाना पड़ा है। इन सभी प्रोटेस्ट में सोशल मीडिया ने अहम भूमिका निभाई और किसी भी प्रोटेस्ट में वेस्टर्न इंटरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा। ज्यादातर मामलों में उन्हें फायदा ही हुआ है। इसके अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन इस पक्ष को गायब नहीं किया जा सकता। इसीलिए आम लोगों का सतर्क और सावधान रहना जरूरी है। एक कमाल की लाइन है, When you are not paying for the product, you are the product। अगर कोई प्रोडक्ट आपको मुफ्त में मिल रहा है तो असली प्रोडक्ट आप हो सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दो धारी तलवार की तरह हैं। उन्होंने एक्सप्रेशन, फ्री स्पीच, कम्युनिकेशन, कनेक्शन को आसान बनाया है, लेकिन अगर वे हमारे चेतन पर हावी होने लगे, हमारी भावनाओं को कंट्रोल करने लगे और हमारी राजनीतिक विचारधारा को तय करने लगे, फिर तो ये विशुद्ध गुलामी हुई। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नेपाल के प्रोटेस्ट पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम ये वीडियो 9 सितंबर की शाम को शूट कर रहे हैं। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, कुछ नए अपडेट्स भी आ चुके होंगे। हमने एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई काम की जानकारी अगर आपको मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल क्यूरिस्तान को भी सब्सक्राइब करते चलिए। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे साथी अभिषेक, कैमरा के पीछे चिरंजीव और मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिए, ईमानदार रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।